जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास है रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की। जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। और अगर आप कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। और आप देखेंगे कि आज की क्लास में करंट से लेके आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले तो थोड़ा सा समय देंगे, ये मेरे वो भाई बहन हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। जैसे अभी 40 मिनट पहले ही कमेंट आया था गुड्डू कुमार का कि आपका वीडियो से हमें बहुत हेल्प मिलता है सर। भैया गुड्डू बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे सुमित भैया थैंक यू सर भाई, आपका स्वागत है। और देखो जय माँ सरस्वती, गोलू तोमर कह रहे हैं तो भैया जय माँ सरस्वती। गजेंद्र भैया राम राम जी, भैया राम राम, जय भोले, जय शिव शंभू। और यहाँ पे देखो तुषी चौहान ये स्टिकर भेज रही हैं, इनको भी धन्यवाद। और यहाँ पे देखो ये कृष्णा भैया कह रहे हैं किसी का आंसर बता रहे हैं। और राजीव राजपूत हर हर महादेव, गुरुजी भैया जय शिव शंभू, हर हर महादेव। और यहाँ पे देखो ये यूजर कह रहे हैं कि मुझे सर मुझे पीडीएफ चाहिए प्लीज़। भाई मैंने सभी को बोला है, कमेंट बॉक्स में आपने ऐसे बोल दिया तो आपको मैंने लिंक शेयर कर दिया होगा टेलीग्राम का, जहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। और अगर किसी ने पहले कमेंट कर रखा हो तो आप रिप्लाई में जाके चेक कर लेना, वहाँ से तुरंत लिंक मिल जाएगा, शेयर आप ज्वाइन कर लेना और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना कि भैया इसे ज्वाइन कर लो। और यहाँ पे देखो ये 15 के सब्सक्राइबर पूरे होने पर ये बधाई दे रहे हैं सोनू खाना। भैया सोनू आपको भी यार आप लोगों के सहयोग से ही तो ये सब संभव हो पाया, अदरवाइज मुझ में कहाँ इतना दम था जो मैं कर पाता। और देखो यहाँ पे दिया है कि दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा। तो बिल्कुल सही बात है दोस्त, मुस्कुरा के कहना है। अगर कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा तो कहना वक्त बताएगा। और चलते हैं दोस्त अपने पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज हमारा पहला क्या है। तो यहाँ पे दिया है ओलंपिक खेलों में समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे। तो एक तो हमारी मनु भाकर दीदी जी हैं और दूसरे कौन होंगे वो आपको यहाँ पे बताना है। तो याद रखना PR श्रीजेश जी हैं जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं ये एक बहुत ही मशहूर हॉकी गोलकीपर हैं, ठीक है, भारतीय। और इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि इन्होंने ये ओलंपिक में मेडल लेने के बाद क्या किया है, संन्यास की घोषणा कर दी है, संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है किस भारतीय राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, किस भारतीय राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे आप कौन सा राज्य बताएंगे। देखो यहाँ पे तो आपका हो जाएगा ये महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, कर्नाटक में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी पाई जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो एक आपसे प्रश्न और पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो वो भैया काली मिट्टी है। क्योंकि ऐसे याद रखना कपास कैसी होती है, कपास होती है रुई, रुई होती है सफ़ेद, तो सफ़ेद जो है वो काली मिट्टी में उगेगा, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखना। तो यहाँ पे देखो दिया है भारत कितने देशों के साथ अपनी थल सीमा साझा करता है। भारत जो है वो कितने देशों के साथ अपनी थल सीमा, जल सीमा नहीं, थल सीमा की बात हो रही है। तो यहाँ पे थल सीमा जो है वो 7 देशों के साथ में साझा करता है। वो 7 देश कौन कौन से हैं। तो याद रखना एक तो हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ठीक है, जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा गड़बड़ मचा हुआ है। और दूसरा हो जाएगा चीन। तो पहले तो बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार हो रहा है वो बहुत गलत है ना। और देखो हम लोग रोज़ देखते हैं न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, तो फिर लगता है, इसलिए मैंने आपको बताया। और देखो यहाँ पे जो तीसरा देश है वो है पाकिस्तान, ठीक है, ये भी याद रखना। चौथा आपका नेपाल हो जाएगा और पांचवा जो है वो म्यांमार हो जाएगा और छठा जो है वो भूटान हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं भूटान ने तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, ये भी याद रखना। और जो सातवां है वो अफ़गानिस्तान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 7 देश आपके बांग्लादेश, चीन, पाक, अफ़गानिस्तान, भूटान और म्यांमार और नेपाल, ये 7 देश हैं जिनके साथ में भारत थल सीमा साझा करता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे दिया है बोरलाग पुरस्कार संबंधित है। बोरलाग पुरस्कार जो है वो किससे संबंधित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना कृषि और पर्यावरण, मतलब कि A और B दोनों, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं
कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वो किससे संबंधित है? तो आप क्या बताएंगे? वो भैया साहित्य से संबंधित है। किससे? साहित्य से संबंधित है। याद रहेगा ना? ग्रेमी अवार्ड बताओ, ग्रेमी अवार्ड। तो ग्रेमी जो पुरस्कार है, ग्रेमी अवार्ड है, वो किससे संबंधित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना वो संगीत से संबंधित है। किससे? संगीत से संबंधित है। और अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार विशेष खिलाड़ियों को दिया जाता है ना, तो याद रखना ये खेल कूद से संबंधित है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो जो हमारे कोच लोग होते हैं, हमारे शिक्षक जो होते हैं स्पोर्ट्स के कोच लोग, उन्हें दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? अगर मैं बता दूं आपको, अगर आप यूपीपी की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो भी इस क्लास को पूरा देखना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी दोस्त। और बाद बाकी आरपीएफ वाले मेरे भाई और जो भी एसएससी जीडी वाले, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, ये जो योजना है 2.0 पोर्टल, वो किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो याद रखना, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। और ये देखो आपके करंट का क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पे दिया है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? कृषि का जो आविष्कार है वो किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ? ये सब पता होना चाहिए। तो याद रखना, कृषि का जो आविष्कार है वो नवपाषाण युग में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था। देखो युग इसलिए लिख दिया, भ्रमित हो जाओ थोड़े से, है ना, बिल्कुल सटीक एकदम ना पहुंच पाओ वहाँ तक। इसलिए यार इसी तरीके से पेपर में भी भ्रमित करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो याद रखना, जो कृषि का आविष्कार है वो नवपाषाण काल में हुआ था। और इसी काल में, याद रखना, इसी काल में पहिए का भी आविष्कार हुआ था। किसका? पहिया का भी आविष्कार हुआ था। और देखो आग का जो आविष्कार है वो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। किसका? आग का आविष्कार। और देखो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, जिस काल का कोई लिखित वर्णन ना हो, जो मतलब लिखित वर्णन ना हो, तो वो जिसकी लिखित हिस्ट्री ना हो, ऐसे समझ लो, लिखित वर्णन ना हो, वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है कि बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य से संबंधित है? बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है वो याद रखना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। क्या? बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ पे एक योजना और याद रखना, मातृभूमि योजना। क्या? मातृभूमि योजना, ये भी आप याद रखना, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, मातृभूमि योजना। और देखो कर्नाटक की एक योजना है जिसको याद रखना, गृह लक्ष्मी योजना, जो कि ये भी पूछी जा सकती है। देखो ये योजनाएं हैं, ये तो पूछी ही जाएंगी। तो याद रखना गृह लक्ष्मी योजना जो है वो कर्नाटक से। और यहाँ पे देखो गुजरात से एक बहुत ही देखो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, गो ग्रीन योजना। ठीक है, गो ग्रीन योजना। तो गो ग्रीन योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो वो आपकी हो जाएगी गुजरात से। ठीक है, ये आपकी गो ग्रीन योजना गुजरात से संबंधित है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दोस्त दिया गया है कि भारत का पहला बायोमास संयंत्र कहाँ लगाया गया है? भारत का पहला बायोमास संयंत्र जो है वो कहाँ लगाया गया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे दोस्त आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो याद रखना ये खंडवा में लगाया गया है। कहाँ पर? खंडवा में। तो मैं लिख देता हूँ खंडवा। ठीक है, खंडवा में लगाया गया। अब खंडवा कहाँ पड़ता है हमें अगर नहीं पता है तो नोट कर लो दोस्त, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा खंडवा। और ये आपको मैं बता दूं कि ये जो बायोमास संयंत्र है ये 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। कितना? 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है, गमोसा किस राज्य से संबंधित है? गमोसा जो है एक प्रकार का कपड़ा होता है, अंगोछा बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो। एक 3 साइड ये रेड कलर से मतलब बॉर्डर होता है, एक साइड नहीं होता है, ऐसा होता है इस टाइप का। तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये इसलिए पूछा जा रहा है कि इसे जीआई टैग मिला है, इसे जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग मिला है तो फिर तो यार पूछेगा ही। तो याद रखना ये असम से संबंधित है। कहाँ से? असम से संबंधित है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और देखो जम्मू कश्मीर की, याद रखना जम्मू कश्मीर की बसोली पेंटिंग। बसोली कहाँ पड़ता है? बसोली पड़ता है जम्मू कश्मीर में। मुझे कैसे पता? मेरे अंकल थे आर्मी में, तो यहाँ मतलब जम्मू गया था घूमने, तो ऐसे मुझे पता है कि बसोली कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और देखो बसोली की पेंटिंग को मिला है जीआई टैग।
ठीक है। और गोवा को तो मैंने उसी दिन आपको बताया था, गोवा का काजू है ना, गोवा का काजू मैंने बताया था ना। तो जो काजू है जीआई टैग मिला है वो गोवा का है। तो फिर चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार हाल ही में किसने संभाला है। देखो ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि करंट के हैं। सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार हाल ही में किसने संभाला है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो याद रखना, वो हो जाएंगे हमारे श्री मनोज मित्तल जी। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही जवाब। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सिडबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ बताओगे आप। तो याद रखना इसका जो मुख्यालय है वो हो जाएगा यहाँ पे लखनऊ में। कहाँ पर दोस्त, लखनऊ में स्थित है सिडबी का मुख्यालय। तो ये भी आप देखो, सिडबी का मुख्यालय पूछा जा सकता है, और अगर मुख्यालय पूछेगा तो ये भी पूछ लेगा, है ना। एक जगह से जब क्वेश्चन लिए जाते हैं तो अलग अलग पेपर में सेट कर दिए जाते हैं, इसी प्रकार से होता है। और यहाँ देखो दिया है, किसे प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, किसे प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो याद रखना वो है मोहम्मद शमी, वो हैं मोहम्मद शमी, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। उस दिन मैंने आपको ऋषभ पंत बताया था कि ऋषभ पंत को किसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। तो क्या था, स्टार स्पोर्ट, क्या था, स्टार स्पोर्ट का जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, तो स्टार स्पोर्ट जो है ये भी आप ध्यान रखेंगे, ऋषभ पंत को चुना गया है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का, जो रथ मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। देखो ये आपके आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप क्या बताएंगे। तो याद रखना नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं, नरसिंह वर्मन प्रथम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दोस्त दिया गया है, तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था। तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना वो है विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन सी। देखो भाई एसआई वालों और यूपीपी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। किसका, यूपीपी और एसआई, जो आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखना विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। और देखो एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के जो खंडर हैं वो कहाँ मिले। तो आप क्या बताएंगे, याद रखना वो कहाँ मिले थे, हम्पी में मिले थे भैया। कहाँ मिले थे, हम्पी में मिले थे। तो ये भी याद रखना। और विजयनगर की स्थापना मतलब जो स्थापना वो किसने करी थी, हरिहर और बुक्का ने करी थी क्या, कमेंट बॉक्स में कंफर्म कराओ। चलो, और देखो यहाँ पे दिया है, कोंकण रेलवे द्वारा विकसित विश्व का पहला टक्कर रोधी उपकरण का नाम क्या है। देखो ये रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है और ये पूछे भी जा सकते हैं। तो याद रखना ये जो कोंकण रेलवे द्वारा विकसित विश्व का पहला टक्कर रोधी उपकरण है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम जो है वो है रक्षा कवच। क्या है, रक्षा कवच, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो ये आप याद रखना। और देखो मैं यहाँ पे आपको और बता दूं, ये जो कोंकण रेलवे है ना, इसकी स्थापना भी याद रखना, इसकी स्थापना भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, बताओ। तो यहाँ पे याद रखना इसकी स्थापना हो जाएगी 26 जनवरी क्या था, 1998। हाँ सही है, 26 जनवरी 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं फिर इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो याद रखना संतोष गंगवार जी को। किसको, संतोष गंगवार जी को। और ये कहाँ से संबंधित हैं, तो याद रखना ये कहाँ से संबंधित हैं। तो ये बरेली से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना, इनका जो क्षेत्र है वो बरेली है। और ये अभी कहाँ, झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। और झारखंड का भी मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि 1 नवंबर 2000 को आपका 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। और 9 नवंबर को कौन सा आपका बना था, तो वो बना था आपका यूके, उत्तराखंड। और देखो ये आपका 15 नवंबर 2000 को बना था, ठीक है, झारखंड। और ये 28वां राज्य था। तो ये भी आप याद रखेंगे इस प्रकार से। और संतोष गंगवार जी जो हैं ये बरेली से संबंधित हैं। और बरेली जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी पूछ लिया जाता। तो याद रखना रामगंगा, किसके, रामगंगा के किनारे स्थित है, ठीक है। ये भूलोगे तो नहीं। आप देखो जो मनोज सिन्हा जी हैं ये कहाँ के राज्यपाल हैं, बताओ।
मनोज सिन्हा जी जो हैं ये कहाँ के राज्यपाल हैं? तो याद रखना ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। और आनंदीबेन पटेल जो है ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। तो ये देखो राज्यपाल, मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि दोस्त राज्यपाल और राज्य, उनकी राजधानियाँ और उनके सीएम आपको याद करके जाने हैं, क्योंकि ये आपके पेपर से इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे दिया है, भारत में मेट्रो रेल का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में मेट्रो रेल का जो शुभारंभ है वो कब हुआ था? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना, मेट्रो रेल का जो शुभारंभ है वो 24 अक्टूबर 1984 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1984 को हुआ था, पीएम इंदिरा गांधी के द्वारा। और ये कौन सी थी? तो याद रखना ये कोलकाता मेट्रो का शुभारंभ हुआ था। किसका? कोलकाता मेट्रो रेलवे का शुभारंभ हुआ था। तो इसके साथ आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ दिया है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैं आपको रोज़ मुख्यालय बता रहा हूँ, 4 मुख्यालय तो लगभग रोज़ ही बताता हूँ, ताकि क्योंकि मुझे पता है एक मुख्यालय ज़रूर पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आप बताओ कि पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो याद रखना वो हाजीपुर में स्थित है। कहाँ पर? हाजीपुर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा एरर हो गया कुछ, रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना हाजीपुर हो जाएगा आपका सही जवाब। अब देखो यहाँ पे सिकंदराबाद में कौन सा है बताओ? सिकंदराबाद में। तो याद रखना ये, देखो आज ऐसे ट्रिक से याद कर लो। देखो पूर्वी मध्य है तो यहाँ पे दक्षिणी मध्य बता दो। सिकंदराबाद में कौन सा है? दक्षिणी मध्य रेलवे। कौन सा है? दक्षिणी मध्य रेलवे। लिखते जाओ साथ में, देखो लिखोगे याद तभी हो पाएगा दोस्त। और इलाहाबाद में कौन सा है? इलाहाबाद में तो याद रखना उत्तरी मध्य रेलवे। उत्तरी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद में है। अब देखो उस दिन मैंने आपको ट्रिक से ही याद कराया था कि भुवनेश्वर जो है वो कौन सी रेलवे का मुख्यालय है। तो देखो भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। अब उड़ीसा में क्या है? बहुत सारी, भाई समुद्र है बहुत बड़ा। अब जब समुद्र है तो उसका तट भी होगा समुद्र का। तो याद रखना पूर्वी तटीय रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ हो जाएगा? भुवनेश्वर में हो जाएगा। तो ऐसे याद रहेगा ना। चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है कि मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाता है। बिल्कुल सत्य है। और देखो 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, मैं बस 1 मिनट के लिए रुकूंगा और यही कहूँगा, मेरी ज़बान पे हो सकता माँ सरस्वती विराजमान हो और जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं सभी को 100% इस बार सफलता मिलेगी, वर्दी मिलेगी दोस्त। आप कहीं भी किसी भी वर्दी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हो, मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, तो इस बार आपको सफलता मिल जाएगी। और आप भी देखो, जितने मेरे पुराने दोस्त हैं वो तो मुझे सभी लाइक कर देते हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है, आप लोग जब इस प्रकार से मैं कमेंट बॉक्स में टाइप करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप सभी करते हो। नया दोस्त कोई जुड़ा हो तो यार एक बार लाइक वाला बटन दबा दो और बता दो कि भैया को हम भी सपोर्ट करते हैं। और साथ में एक बार यार सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको 50 क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे रोज़ के रोज़। और बेल आइकन को दबाओगे तो तुरंत जैसे क्लास शाम को 5-6 बजे पहुंचेगी आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, तो 50 की रोज़ आपको PDF भी मिलती रहेगी जिसका कोई चार्ज नहीं पड़ना है, ठीक है। और साथ में यार थोड़ा सा शेयर कर देना, शेयर कर दोगे तो जितना जल्दी कर दोगे उतना मैं आपको बता दूं कि लाइव क्लास भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब कोई भी संदेह नहीं रह गया और चलते हैं दोस्त अपने प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम तारा पूछा गया है कि कौन सा है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना वो है प्रक्सिमा सेंटोरी, प्रक्सिमा सेंटारी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ये पृथ्वी का क्या है? सबसे निकटतम तारा है। तो ऐसे आप याद रखेंगे इसे। और दोस्त देखो ये इम्पोर्टेंट होती हैं चीज़ें जो कि मैं आपको रोज़ करवाता हूँ और आप लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे दिया है कि ओजोन परत हमारी कैसे रक्षा करती है। ओजोन परत जो है वो हमारी कैसे रक्षा करती है, किससे रक्षा करती है? तो हम बता सकते हैं कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो सूर्य से निकलने वाली हीलियम व हानिकारक गैस से नहीं भैया, ये गलत हो जाएगा। देखो नहीं पता है ना, ऑप्शन हटा के भी कर सकते हो। सूर्य से निकलने वाली हाइड्रोजन गैस से नहीं भैया, देखो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण, तो मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा। और ओजोन दिवस भी तो मनाया जाता है भाई, ओजोन दिवस भी तो मनाया जाता है। देखो ओजोन दिवस पूछेगा तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन, और ये पूछेगा तो हो सकता है कि ओजोन दिवस पूछ लिया जाए। इसलिए पूरी तैयारी के साथ युद्ध मैदान में चलना है। 16 सितंबर याद रखना ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र
का पदक विजेता कौन है? सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं इसीलिए आपको रोज़ लगभग कराता हुआ चल रहा हूँ। तो याद रखना है, पहले तो इस प्रश्न का जवाब याद रखना कि अमन सहरावत हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमन सहरावत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना याद रहेगा ना। इनकी उम्र मैं आपको बता दूं, इनकी उम्र है 21 साल। जब इन्होंने पदक जीता ना तब इनकी थी 21 साल 24 दिन। कितनी? 21 साल 24 दिन। तो ये आपको याद रहेगा ना। और इनसे पहले जो थे वो याद रखना पीवी सिंधु जी थी, जो कि 22 साल की थी जब उन्होंने पदक जीता था। और ये उनसे भी कम उम्र के हैं, अमन सहरावत। और देखो मनु भाकर जी, इनसे तो आप सभी को पता ही है कि ये अभी जो ध्वजारोहण होगा समापन में, वहाँ पे ये ध्वजारोहण करेंगी। और ये तो चलते हैं फिर इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और यहाँ पे रह गई कि अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता था? तो याद रखना कांस्य पदक जीता था दोस्त, ठीक है? कौन सा? कांस्य। और एक रजत जो जीता है वो हमारे किसने जीता है? चलो रजत पदक जो है वो किसने जीता, कमेंट बॉक्स में बताओ। और यहाँ पे देखो दिया है, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? कई बार ये पूछा गया है, आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना वो है जमशेदपुर। क्या है? जमशेदपुर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और इसे स्टील शहर के नाम से भी जानते हैं। क्या? स्टील शहर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जमशेदपुर को। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी बोलते हैं, सपनों का शहर बोलते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे दिया है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो कब शुरू हुई थी? तो आप यहाँ पे क्या बताओ? मैंने कल आपको शायद परसों की क्लास में बताया था कि किस मॉडल पे आधारित थी योजनाएं, बताया था ना। आज यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो याद रखना ये 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुई थी। मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं। अब योजना अवकाश काल भी तो हुआ था ना। योजना अवकाश काल कब से कब तक था? तो याद रखना वो था 1966 से 1969 तक। कब से? 1966 से ये अवकाश था, योजना अवकाश काल। ये भी पूछ लिया जाता है। और याद रखना इसी में क्या हुआ था? हरित क्रांति का आगमन हुआ था। हरित क्रांति का जो आगमन है वो कब हुआ था? योजना अवकाश काल जो 1966 से 1969 तक चला था उसमें हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। और देखो अभी जो रक्षाबंधन है शायद 18 या 19 कब है बताओ? 18 या 19 को है ना। देखो मैं जो मेरे दिल में आया मैं बोल देता हूँ कि अगर कोई भी मेरी बहन मुझे राखी बांधना चाहे तो आप मुझे बिल्कुल राखी भेज सकते हैं। उसके लिए आप बस एक चीज़ ध्यान रखना, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, 7084836703। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना कि भैया मुझे एड्रेस सेंड कर दो, मुझे राखी भेजनी है, तो मैं आपको अपना एड्रेस सेंड कर दूंगा। क्या? और मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे मेरी कौन कौन बहन भाई मानती है अपना और मुझे राखी बांधेगी, मुझे सेंड करेगी। और देखो पैसे तो है नहीं, वैसे 1 रुपया दे दूँगा, ठीक है। नहीं यार ऐसा नहीं है, मैं अपनी हर बहन को जो दे पाऊँगा वो दूंगा। और सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे यही लगता है कि अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो शिक्षा दे दो, वो खुद ना खुद कामयाब हो जाएगा, है ना। उसे जीवन में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो मेरी बहन अगर मुझे कोई राखी बांधना चाहती हो, अपना भाई बनाना चाहती हो, तो मुझे आप राखी भेज दीजिएगा। और मैं भाई तो वैसे भी मेरी सभी बहनों का मैं भाई हूँ। और यहाँ पे देखो दिया गया है, निम्न में से सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? निम्न में से सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो और अगर मुझे भेजो तो आप पूछ लेना, मैं अपना एड्रेस दे दूंगा, मुझे राखी भेज देना। और यहाँ पे देखो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक पूछे गए हैं, तो याद रखना कपिल मुनि जी हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है। कौन है? कपिल मुनि जी हैं। तो ये आप ध्यान रखना। और देखो योग दर्शन के भी पूछे जाते हैं, जो कि योग दर्शन के कौन है? तो वो हैं पतंजलि। कौन है? पतंजलि जी हैं। तो वो भी आप याद रखना। और देखो यहाँ पे जो गौतम दे रखे हैं ये भी आप याद रखना, ये न्याय दर्शन के हैं, ये न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखो ये दो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों जरूर याद रखना, पतंजलि और कपिल मुनि को। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध संगति जो है वो कहाँ आयोजित की गई थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना, देखो यहाँ पे तीनों याद रखना। जो प्रथम थी वो राजगृह में हुई थी, प्रथम, ठीक है। प्रथम जो थी वो कहाँ हुई थी? वो राजगृह में हुई थी, जो कि कहाँ है?
बिहार में था। कहाँ पर? बिहार में है, ठीक है। और जो दूसरी है वो वैशाली में हुई थी। ये भी कहाँ है? ये भी, ये देखो पहले तो लिख देता हूँ, दूसरी ये भी बिहार में है, ठीक है। और देखो तीसरी जो है वो कहाँ हुई थी, तो याद रखना वो हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? तीसरी जो हुई थी पाटलिपुत्र में, जो कि यहाँ पे पूछा जा रहा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और ये भी कहाँ है? ये भी बिहार में है, ठीक है। ये भी कहाँ है? ये भी बिहार में है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, किसके शासन? अशोक के संरक्षण में शायद हुई थी। ये जो तीसरी थी ये अशोक के, आजकल शोक नहीं, हाँ ठीक है, अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी जो थी वो कहाँ हुई थी, तो वो याद रखना कुंडलवन में हुई थी। कहाँ? कुंडलवन। कुंडलवन किसे कहते थे पता है? किसका पुराना नाम है? तो याद रखना ये कश्मीर का पुराना नाम है। कश्मीर का पुराना नाम कुंडलवन है। और कश्मीर से एक और पूछा जाता है कि कश्मीर में जो केसर है वो कहाँ पाया जाता है? याद रखना पंपोर में पाया जाता है। कहाँ पर? पंपोर में पाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने चारों आपको बता दी, आप सही से नोट कर लेना। और देखो यहाँ पे दिया है वर्तमान राज्यसभा का सभापति कौन है। वर्तमान राज्यसभा का सभापति कौन है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना वो हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किसने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। इसको मैंने गूगल पे देखा तो अलग अलग दिखा रहा था, लेकिन मैंने एक चीज़ वहाँ पे देखी, आंसर अलग अलग दिखा रहा था। अब इसका आंसर मैं आपको बृहदर्थ बताऊंगा। तो अब ऑप्शन सी ए जो है मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि जो प्रथम राजवंश था वो कौन सा था, तो वो बृहदर्थ राजवंश ही था, जिसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। तो याद रखना मगध साम्राज्य की जो स्थापना है वो बृहदर्थ ने की थी। तो चलते हैं फिर इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो है वो किसको जोड़ता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। ये किसको जोड़ता है? जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। और याद रखना ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में एक दर्रा है। ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में एक दर्रा है, ये भी आप याद रखना, ये बनिहाल दर्रा, ठीक है। अब देखो कुलगांव से कोठी को कौन जोड़ता है, तो कुलगांव से जो कोठी को जोड़ता है ना वो पीर पंजाल दर्रा है। वो कौन सा है? वो पीर पंजाल दर्रा है। ये कुलगांव को कोठी से जोड़ता है, ये याद रखना। और देखो यहाँ पे श्रीनगर से लेह को कौन जोड़ता है, तो ये जोड़ता है जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। जोजिला दर्रा, ये पता है मैंने कल आपको जक्सर श्रेणी बताई थी, तो ये जोजिला दर्रा जो है ये जक्सर श्रेणी में पड़ता है, स्थित है। तो ये भी आप याद रखना। और ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो चलते हैं फिर इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ दिया है निम्न में से लौह अयस्क उत्पादक प्रमुख राज्य नहीं है। इनमें से कोई दो हैं जो लौह अयस्क प्रमुख राज्य हैं उत्पादक, और एक नहीं है। वो नहीं वाला कौन सा है, तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे बताओ। तो यहाँ पे याद रखना नहीं वाला जो है वो है महाराष्ट्र, क्योंकि जो महाराष्ट्र है ना वो है बॉक्साइट उत्पादक राज्य, वो बॉक्साइट उत्पादक राज्य। और कर्नाटक और ये जो गोवा है ये दोनों हैं, कर्नाटक है और आपका कौन सा गोवा है, और उसके साथ में याद रखना आपका झारखंड भी हो जाएगा, और झारखंड के बाद आपका छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा, और उसके बाद आपका ओडिशा भी आ जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखना, कर्नाटक, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, ये लौह अयस्क उत्पादक प्रमुख राज्य हैं। कर्नाटक जो है ये कर्नाटक सही जवाब हो जाएगा, ये बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, इसलिए इसको अलग करते हैं क्वेश्चन में, आंसर हो जाएगा हमारा ये। और देखो यहाँ पे 29 नंबर दिया है कि किस देश के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। किस देश के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। संविधान संशोधन जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है? 368 के तहत होता है। अब किस देश से लिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बता देंगे? तुरंत बताएंगे भैया दक्षिण अफ्रीका है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो रूस से लिया गया है। और समवर्ती सूची का जो प्रावधान है, समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये सब आपको देखो याद रखने हैं दोस्त। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है नमामि गंगे मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। नमामि गंगे मिशन का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो क्या है, तो एक एकीकृत संरक्षण मिशन, या नदी की सुंदरता को बढ़ाने का मिशन, या गंगा को अन्य नदियों से जोड़ने का मिशन। तो यहाँ पे जो आपका सही होगा वो याद रखना कि गंगा नदी का कायाकल्प और संरक्षण करना, मतलब कि
एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जो कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। ऐसा ही वालों भैया थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लेना आप लोग, और ये 2014 में स्टार्ट हुआ था, ये भी आप याद रखना। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया है पृथ्वी के धरातल का लगभग प्रतिशत समुद्र है। हार्ड टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ दिया है पृथ्वी के धरातल का लगभग प्रतिशत समुद्र है। तो कितने प्रतिशत समुद्र है? तो याद रखना धरातल का 70% समुद्र है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कि और लगभग की बात हो रही है, ये भी मत कहना कि भैया नहीं 7.1 सॉरी 71 पॉइंट कुछ है, तो ऐसे मत बताना। मैंने यहाँ पे लगभग में पूछा है और 70 बताया, जो कि मुझे पता है सही जवाब है। और देखो यहाँ दिया है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, ये भी देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसका फटाफट क्या करेंगे, जवाब करेंगे। तो याद रखना जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से 1918 तक हुआ था। और देखो यहाँ पे एक और पूछ लिया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध याद रखना ये 1939 से 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था, जो कि महात्मा गांधी जी ने चलाया था, जो कि चौरी चौरा की जो ट्रेन एक्शन हुआ था उसकी वजह से इसे बंद कर दिया गया था। तो ये याद रखना आप। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। पहले तो मैं यहाँ पे सन लिख देता हूँ कि 1526 और 1556 और 1761, ये हैं पानीपत के युद्ध। अब यहाँ पे पहला वाला ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में। दूसरा वाला ये हुआ था हेमू और अकबर के बीच में, जो कि 1556 में हुआ था। तो यहाँ पे पानीपत का द्वितीय पूछा, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 में तृतीय युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे देखो तीन के तीनों युद्ध मैंने आपको कंफर्म कराए, जो कि मुझे लगता है कि मेरे साथ जो नए दोस्त जुड़ते हैं, पुराने हैं उन्हें तो सब पता है, लेकिन जो नए जुड़े हैं वो यार क्या करेंगे, कहाँ से पता करेंगे, जब तक मैं उन्हें बताऊंगा नहीं। अब यहाँ पे दिया है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना ये 3 मार्च को मनाया जाता है। कब? 3 मार्च को। ये देखो जितने भी दिवस हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। कोई नहीं बता सकता कि ये वाला तो पूछा ही पूछा जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर हर कोई कहेगा कि भैया दिवस इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि एक आपसे पूछा जाएगा। और 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 3 को तो विश्व वन्य जीव दिवस आपने बता दिया, लेकिन 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। 15 मई को परिवार दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, आप याद रखेंगे। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। तो इस तरीके से सभी को यार एक बार रिवीजन मार दो। और देखो यहाँ दिया है जब समय ठीक ना हो तब शांत रहना ही उचित है। और यहाँ पे देखो हमारे ये प्रभु का त्रिशूल दिख गया है, तो हाँ हम तो यहाँ पे एकदम तुरंत टाइप करेंगे, क्योंकि हम तो देखो यार भोले के भक्त हैं। तो यहाँ पे टाइप करो तुरंत महाकाल, हर हर महाकाल। ठीक है, हर हर महाकाल टाइप करिएगा। जो भी मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं और बाकी में भोलेनाथ पे श्रद्धा है, उन्हें लगता है कि नाव हमारी जब कहीं उलझेगी तो हमारा मालिक हमारा साथ देगा। और एक बार यार मेरा साथ आप दे दो थोड़ा सा यार, लाइक वाला बटन दबा दो यार, अभी तक ना दबाया हो प्लीज़ यार भाई। और एक बार शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। और एक भाई ने कमेंट भी किया था कि यार बोला मत करो भैया, जिसको करना होगा कर देगा। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे देखो दिया है कि ओलंपिक के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर कौन बने। देखो ये ओलंपिक से, पेरिस ओलंपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो याद रखना ओलंपिक के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर कौन बने हैं। तो आप यहाँ पे तुरंत बताना कि वो लक्ष्य सेन बने हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है डूरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी। डूरंड रेखा कब निर्धारित की गई थी, किसने की थी,
ये सब पता होना चाहिए यार, और किन देशों के बीच में है ना। तो डूरंड रेखा याद रखना, ये 1893, 12 नवंबर 1893 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और ये मार्टिन डूरंड ने की थी। किसने? मार्टिन डूरंड ने इसको निर्धारित किया था। ये अफगानिस्तान की सीमा रेखा है, जो कि कुछ पाकिस्तान और हम इंडिया के बीच में भी कितना, शायद 80-85 किलोमीटर के लगभग है ना। और देखो ये 1947, 17 अगस्त 1947 को कौन सी रेखा निर्धारित हुई थी, तो ये भी देखो यार पता होना चाहिए। तो याद रखना, ये हमारी रेड क्लिफ रेखा थी। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा थी। और इसे सर सिरिल रेड क्लिफ ने निर्धारित किया था, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। ये भारत और पाक के बीच में स्थित है, तो ये भी याद रखना। और 3 जुलाई 1914 को कौन सी रेखा निर्धारित की गई थी, तो ये भी देखो आपको पता होना ज़रूरी है। ये मैकमोहन रेखा थी। ये मैकमोहन रेखा थी, जो कि 3 जुलाई 1914 को, इसमें याद रखना एक तरफ भारत और दूसरी तरफ चीन, ठीक है। और इसको जो हेनरी मैकमोहन थे, उन्होंने शिमला सम्मेलन हुआ था, तभी ये निर्धारित की गई थी। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है। देखो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, और ये पता भी होना चाहिए। ये झज्जर में किया गया है, और झज्जर कहाँ? हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो याद रखना, ये राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का जो उद्घाटन है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और ये हरियाणा में स्थित है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? अब बताइएगा इनमें से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो याद रखना, सबसे हल्का तत्व आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। और देखो जो यूरेनियम है, ये सबसे भारी तत्व है, ये सबसे भारी है। और जो ये लिथियम है ना, ये लिथियम भी याद रखना, ये सबसे हल्की क्या है? ये सबसे हल्की धातु है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये सबसे हल्की धातु है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, भूरी क्रांति का संबंध किस से है। यहाँ पे देखो किस लिखा है, संबंध किस है। भूरी क्रांति का संबंध किस से है, ऐसे याद रखना। भूरी क्रांति का जो संबंध है वो किस से है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो याद रखना, यहाँ पे आपका सही जवाब उर्वरक उत्पादन हो जाएगा। और देखो दुग्ध उत्पादन से संबंधित भी आपको याद रखना, श्वेत क्रांति जो हुई थी, श्वेत क्रांति, वो भी याद रखना, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। और एक ऑपरेशन फ्लड भी चला था, ऑपरेशन फ्लड जो चला था वो भी इसी से संबंधित था। इसमें क्या था, दूध की जो क्या कहते हैं, दूध का जो उत्पादन था ना, उसे बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। झींगा उत्पादन किससे है संबंधित है, कौन सी क्रांति से, ये कमेंट बॉक्स में बताओगे। और नीली क्रांति याद रखना, ये मत्स्य उत्पादन से है नीली क्रांति, ये भी ज़्यादातर पूछ ली जाती है। गोल क्रांति पूछी जाती है, जो कि दूध से संबंधित है। और यहाँ पे देखो दिया है प्रश्न कि स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेल में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। एक ही ओलंपिक में, और ये पेरिस ओलंपिक में हुआ है, ठीक है, ये पेरिस ओलंपिक, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना, इसका जो सही जवाब है मैं पहले भी आपको बता चुका था, जो कि यहाँ पे हो जाएगा मनु भाकर जी। तो मनु भाकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। और पीवी सिंधु जी ने क्या किया था, ये इनका भी नाम आता है, लेकिन इन्होंने शायद 2 ओलंपिक में जीते थे। अब यहाँ पे दिया है कि घड़ी के अंदर चमकने वाला पदार्थ क्या है। घड़ी के अंदर चमकने वाला पदार्थ क्या होता है, तो याद रखना यार, वो होता है रेडियम। रेडियम चमकता है ना, रोड पे लगा हुआ आपने देखा होगा, गाड़ियों पे साइड में येलो कलर का लगा हुआ देखा होगा, जो चमकता है, ठीक है। कुछ मेरा एक लोअर था जिससे मैं रनिंग करने जाता, उस पर भी लगा था पीछे, ताकि रात को एक बार मुझे बाइक वाले ने उड़ा दिया भाई, मैं सही बता रहा हूँ, बच गया था मैं उस दिन। बाल मेरे हाथ में लग के निकल गया, वो इतना भयंकर एक्सीडेंट होता। तो ये जब भी जाओ ना, तो इस तरीके के रेडियम वाले कपड़े ही पहन के जाया करो, जब मॉर्निंग में आप अंधेरे में रोड पे जाते हो तो, ठीक है, रेडियम वाला। अब देखो यहाँ पे यार, ये भी प्रश्न बन जाता है कि रेडियम की खोज किसने की थी। तो मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी, ये तो आपको पता ही होगा। और 30 अप्रैल 1902 में किया था। हाँ, 30 अप्रैल 1902 में खोज की थी। तो ये भी नहीं, यहाँ पे यार 20 अप्रैल होगा, ये देखो मुझसे गलती हो जाती, माफ़ी चाहता हूँ, 20 अप्रैल 1902 में किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है 38वीं समांतर रेखा स्थित है। 38वीं जो समांतर रेखा है वो किन देशों के बीच में स्थित है, तो ये याद रखना, उत्तर
कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो उत्तर और दक्षिण कोरिया मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब। और यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी समांतर रेखा है, तो याद रखना वो है 49वीं समांतर रेखा। कौन सी है? 49वीं समांतर रेखा है। भारत और चीन के बीच में अभी मैंने आपको बताया था मैकमोहन रेखा है। ठीक है, कौन सी है? मैकमोहन रेखा है। और रेड क्लिप आपकी पाकिस्तान, डूरंड आपकी अफगानिस्तान, तो ये ध्यान रखने हैं। और देखो यहाँ दिया है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी। मतलब इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, मैं तो एक ही सिर्फ जानता था जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को, जो कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये तो मुझे पता ही था, लेकिन जब मैंने इसे गूगल पे चेक किया तो मुझे पता लगा कि फ़खरुद्दीन अली अहमद जी का भी निधन हो गया था उनके कार्यकाल के दौरान ही। तो याद रखना ए और बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। देखो अब हर तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला भी था। और यहाँ पे आप बताइएगा कि कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे सही जवाब। तो याद रखना ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने कब इसकी खोज की थी, तो याद रखना 1831 में की थी। कब की थी दोस्त? 1831 में की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, तो याद रखना इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। किसकी? पेंसिलिन की खोज की थी। ठीक है, और ये इन्होंने कब की थी, तो ये याद रखना 1928 में की थी। कब? 1928। और 1928 से आपको याद आया कौन से समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या बेद समाज, किसकी स्थापना हुई थी 1928 में? मैंने शायद आपको कल बताया था। और देखो फंक ने विटामिन की खोज की थी। किसने? फंक ने विटामिन की खोज की थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे दिया है कि तुम बस खुद से हार मत मानना, फिर कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और अक्सर उन लोगों को पता ही नहीं होता है जो हार से हताश होने वाले लोग होते हैं, जो हार से हताश होके अपने लक्ष्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि जब उन्होंने प्रयास करना छोड़ा तो वो सफलता के कितने करीब थे। सफलता के इतने करीब होते हैं कि एक क्षण बाद हो सकता है कि वो सफल हो जाते, लेकिन प्रयास छोड़ देते। तो इसीलिए कहते हैं कि ग्राउंड का हारा हुआ, फील्ड का हारा हुआ एक बार व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी जीत नहीं सकता है। तो इसलिए मन से नहीं हारना है मेरे भाई, और पूरा जोर लगाना है, इस बार सफल होना है। थी। और देखो यहाँ पे चलो प्रश्न पे चलते हैं कि दुनिया के डिजिटल भुगतान में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है। दुनिया के डिजिटल भुगतान में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो याद रखना यहाँ पे आपका इनमें से सही जवाब 46% हो जाएगा। 46% हो जाएगा, लेकिन मैंने इसे गूगल पे जब चेक करा तो कहीं पे 48.5% भी दिखा रहा था। ठीक है, लेकिन जहाँ पे मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा जो वोट थे वो 46% की तरफ जा रहे थे, तो मुझे 46 यहाँ पे सही आंसर आपको बताना पड़ा। और देखो यहाँ पे दिया है टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है, तो यहाँ पे आपका देखो आईसीसी जो है ये तो आपका क्रिकेट से संबंधित है, फीफा जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका आईटीटीएफ हो जाएगा सही जवाब। और देखो आईटीटीएफ का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे आईटीटीएफ सिर्फ जानेंगे, इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, और ये कब बना, ये संस्था कब बनी, ये भी पता होना चाहिए, कितने सदस्य हैं ये भी पता, मतलब इससे संबंधित कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आईटीटीएफ का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, तो फेडरेशन हो जाएगा। इसकी जो स्थापना है वो 1926 में हुई थी। कब हुई थी? 1926 में हुई थी। प्रेजेंट टाइम में पता है कितने? 226 सदस्य संघ हैं, 226 सदस्य हैं, तो ये भी आप याद रखना। और चलते हैं, देखो यहाँ पे दिया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो है वो दोस्त कब शुरू की गई थी, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे देखो 2001 और 1995 वाले बहुत स्टूडेंट हैं, है ना, सच बता रहा हूँ दिल से, आपने जवाब किया होगा। और यहाँ पे सही जवाब जो है वो हो जाएगा 2005। और ये इसकी एक चीज़ और पूछ ली जाती है
कि ये इसमें क्या गारंटी दी जाती है, तो याद रखना 100 दिन के रोज़गार की गारंटी दी जाती है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे क्या बताओगे, तो याद रखना वो है हुगली नदी के किनारे। साबरमती, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अब वो संत कहाँ के थे बताओ? तो याद रखना साबरमती के किनारे है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है वो कहाँ स्थित है? साबरमती के किनारे। और देखो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के किनारे आपका वो है, क्या कहते हैं, गुवाहाटी है ना, गुवाहाटी डिब्रूगढ़, गुवाहाटी डिब्रूगढ़ याद रखना ये ब्रह्मपुत्र के किनारे। और मूसी के किनारे आपका हैदराबाद हो जाएगा, और रामगंगा के किनारे आपका बरेली हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे आपका हरिद्वार हो जाएगा, ऋषिकेश हो जाएगा, और इधर आ जाओ वाराणसी हो जाएगा, और संगम पर आपका इलाहाबाद प्रयागराज हो जाएगा। और आपकी गोदावरी के किनारे, गोदावरी के किनारे आपका देखो गोदावरी के किनारे नासिक हो जाएगा, और गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही आप याद रखना है, नदियों से संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे। और यहाँ पे देखो दिया है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना वाखंडा नागल परियोजना, जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन सी में दिया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना ये पंजाब में सतलज नदी पर है, पंजाब में सतलज नदी पर है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर मुझे मेरी कोई भी सिस्टर अगर राखी सेंड करना चाहे तो मुझे सेंड कर देना। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था, और फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ, 7084836703, ठीक है। मैं अगर आपको अपना एड्रेस दे दूँगा, आप मुझे राखी भेज देना, ठीक है। आपका भाई तैयार बैठा है कि मेरी बहन मुझे राखी सेंड करेगी। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी इतनी सारी बहनें हैं, और जिस भाई की जितनी ज़्यादा बहनें होती हैं वो उतना ज़्यादा खुश नसीब होता है। ये वाकई में सच्चाई है। बस क्या है ना कि कुछ लड़के होते हैं ऐसे जिनके बारे में हम क्या कहें, लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं। मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ या किसी की तरफ देखता हूँ तो एक चीज़ मेरे दिमाग में तुरंत आती है कि मेरे भी घर पे मेरी बहन है ना। तो बिल्कुल आप सब मेरी बहन हो। और यहाँ पे देखो प्रश्न हमारा है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया था? भारत में चिश्ती संप्रदाय जो है ये किसने? तो याद रखना मोइनुद्दीन चिश्ती। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो याद रखना वो है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे दोस्त। और मिलते हैं दोस्त आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक मेरे सभी भाई बहनों को मेरा जय हिंद।